जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए, वन बाय वन। जी मेरे भाई। कहता है इंटरम ऑडिट अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो पहले से पता चल जाएंगी, यानी पहले से अंदाजा हो जाएगा आपको कि फाइनल ऑडिट में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, आप उनको एड्रेस कर सकेंगे। ठीक है, आप उनको बेहतर तरीके से प्लानिंग कर सकेंगे। जैसे फर्ज कीजिए अगर आपको पता चला कि क्लाइंट को तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो मंथली बेसिस पे नहीं बनाता, अक्टूबर एंड पे गए, आपने कहा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किधर है, उन्होंने कहा सर हम तो नहीं बनाते होते। आपको पहले से पता, इसका मतलब है वो दिसंबर एंड पे नहीं बनाएगा। हम सीएफओ को पहले से कह देंगे सर जब दिसंबर एंड आए खास तौर पे आपने इनसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, ये मसला अभी तो हमें बता दिया आपने, लेकिन दिसंबर एंड पे हमारे पास टाइम कम होगा, रिपोर्ट जल्दी देनी है, तो आपने पहले से स्टाफ को सिखा दीजिए कि रिकंसिलिएशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस तरह की और भी प्रॉब्लम जब हम पहले पता चल जाते हैं हम उनको बेहतर तरीके से प्लानिंग करके एड्रेस कर सकते हैं। और की क्वेश्चन? जी मैं फ्लेक्सिबल प्लानिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आपकी जो टीम, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद है हमारी एंगेजमेंट टीम जिसमें ज्यादातर ट्रेनी स्टूडेंट्स होते हैं। वो कहते हैं आप जब इंटरम ऑडिट के जरिए से उनकी फ्लेक्सिबल प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे आपको अंदाजा होगा कि जो सीफैप के पेपर होते हैं वो होते हैं जून और दिसंबर में, और अक्सर कंपनीज का ईयर एंड भी जून और दिसंबर एंड होता है, तो इसीलिए फर्म के लिए मैनेज करना मुश्किल होता है कि वही टाइम काम करवाने का और वही टाइम उनका छुट्टियां करने का उनके पेपर का है। तो फर्म फिर इस तरह के इश्यूज को कैसे एड्रेस करती है? इंटरम ऑडिट के जरिए से। वो कहता है बजाय ये कि सारे का सारा बर्डन दिसंबर एंड में या जून एंड में शिफ्ट किया जाए, कुछ काम उन लोगों से पहले करवा लिया जाए और कुछ बाद में करवा लिया जाए, तो ये फ्लेक्सिबल प्लानिंग है। ठीक है जी। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब ये है मेरे भाई एंगेजमेंट टीम के लोग, ट्रेनी स्टूडेंट्स। जी और की क्वेश्चन? ये मेरा भाई लेट आया ना, लेट आया, मुझे कैसे पता चला भला आप लेट आए? ये अभी थोड़ी देर पहले, 1.5 मिनट नहीं हुआ होगा, ये भाई ने पूछा, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई है? वो ये कहता है कि अगर आप इंटरम ऑडिट करेंगे तो इससे जो फाइनल ऑडिट में मसले मसाइल आपको आ सकते हैं वो पहले से पता चल जाएंगे, वो पहले से पता चल जाएंगे। ठीक है जी। और की क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, सब कुछ समझ आ गया, सब आता है, सब अच्छा है। चलें ठीक है, आगे चलो आज के लेक्चर की तरफ। आज हम जो कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है मटीरियलिटी। ठीक है, इसमें हम 3 कंसेप्ट स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। मटीरियलिटी क्या है, क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी क्या है, और रिवीजन इन मटीरियलिटी। ठीक है, 3 कंसेप्ट। एग्जाम टॉपिक छोटा सा है लेकिन एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंस है, खासतौर पे केस स्टडीज में टेस्ट होता है ये कंसेप्ट। ठीक है, आपने देखा होगा चैप्टर 4 की केस स्टडी में हम तकरीबन हर केस स्टडी में मटीरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया करते थे, डिसाइड किया करते थे कि मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, मटीरियल है कि इमटीरियल। तो इस टॉपिक में हम हम सीखने जा रहे हैं कि मटीरियलिटी क्या है। इसके बारे में हमने ब्रीफ कंसेप्ट्स तो चैप्टर 4 में पढ़े थे, याद है आपको? चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था मटीरियलिटी की डेफिनेशन के बारे में, और फिर केस स्टडी में मटीरियलिटी को कैलकुलेट कैसे करना ये सीखा था। लेकिन इस चैप्टर 9 में हम उस कंसेप्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे, मटीरियलिटी को। सबसे पहले तो इस कंसेप्ट को सीखने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मटीरियलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑडिटर के लिए। याद रखिए, मटीरियलिटी को कहा जाता है ये ड्राइविंग फोर्स है ऑडिट की। ऑडिटर ने प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने हैं, रिपोर्ट में अपना ओपिनियन क्या देना है, ये डिसीजन मटीरियलिटी पे डिपेंड करते हैं।
ठीक है। और आपको याद होगा चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू एरर और फ्रॉड। इसका मतलब है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने देखना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं। मतलब क्या हुआ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की है, इममटेरियल की नहीं है। तो इससे हमें ये कंसेप्ट सीखने को मिला कि हर ऑडिटर के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी चीज इममटेरियल है, कौन सी मटेरियल है, क्योंकि ये डायरेक्टली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेट करती है। जो भी चीजें मटेरियल है उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो चीजें इममटेरियल है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसलिए ऑडिटर के लिए मटेरियलिटी का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मटेरियलिटी के कंसेप्ट में हम सीखते हैं मटेरियलिटी की डेफिनेशन। कि डेफिनेशन क्या है, मटेरियलिटी कहते हैं किसको है। ये डेफिनेशन याद रखें, हमने चैप्टर 4 में पढ़ी हुई है, लेकिन एज यूजुअल आप भूल चुके होंगे। ठीक है, पूछेंगे आपसे भाई मटेरियलिटी की डेफिनेशन क्या, तो आप कहेंगे सर रिवीजन नहीं किया अभी मैंने। आपको बताया था जो स्टूडेंट से काउंसलिंग करते हैं, जो स्टूडेंट फेल होते हैं, तो इनमें सबसे बड़ी रीजन क्या सामने आई कि स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं, वो हर हफ्ते रिवीजन नहीं करते हैं। कहते हैं आखिरी महीने जाके रिवीजन करेंगे। ठीक है, और आखिरी महीने प्रेशर ज्यादा होता है, सही रिवीजन नहीं हो पाती। तो कोई भी सब्जेक्ट, सिर्फ ऑडिट नहीं कह रहा, कोई भी सब्जेक्ट आप तैयार कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन रखें ऐसा कि उस दिन आपने नया कंसेप्ट कोई नहीं सीखना, बल्कि अपने सारे पिछले कंसेप्ट की रिवीजन करने हैं। हफ्ते में एक दिन रखा करें, कोई सा भी वो आपकी मर्जी। तो बहरहाल कहता है मटेरियलिटी क्या है, सबसे पहले सिखा रहा है, कह रहा है मटेरियलिटी पहले ये देख लो कि ये टर्म यूज किस कंटेक्स्ट में होती है। कहते हैं मटेरियलिटी की टर्म यूज होती है टू डिस्क्राइब इफेक्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट्स और स्कोप लिमिटेशन। ये मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन के कंटेक्स्ट में यूज होती है। याद है आपको चैप्टर 4 में जब केस स्टडी अटेम्प्ट करने की अप्रोच बताई थी, तो स्टेप 1 में कहा था केस का एनालिसिस करो कि ये मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है या अदर मॉडिफिकेशन है। मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन या अदर मॉडिफिकेशन। अदर मॉडिफिकेशन पता ना किसको कहते हैं, तो की ऑडिट मैटर, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, एम्फसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर, एडिशनल ओपिनियंस रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो 4 ओपिनियंस है, अदर मॉडिफिकेशन। स्टेप 1 में हम देखते थे मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन या अदर मॉडिफिकेशन। स्टेप 2 में क्या देखते थे, मटेरियल है, इममटेरियल, पर इफेक्ट क्या है उसका। लेकिन मैंने आपको बताया था स्टेप 2 सिर्फ उस केस में परफॉर्म करना है अगर केस मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का होगा। एम्फसिस ऑफ मैटर हो, अदर मैटर हो, गोइंग कंसर्न का इशू हो, की ऑडिट मैटर हो, एडिशनल ओपिनियंस रिक्वायर्ड बाय लॉ वाला केस हो, तो फिर मटेरियलिटी कैलकुलेट नहीं करते। याद है ये बात। तो यहां पे दोबारा आपको रिवीजन करवा रहा है, कह रहा है मटेरियलिटी का कंसेप्ट जो है ये मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन के साथ यूज होता है, ये डिसाइड करने के लिए कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल है कि परवेज इममटेरियल है, स्कोप लिमिटेशन मटेरियल है या इममटेरियल। तो पहली बात उसने हमें ये बताई, ये बात समझ आती है। वो केस स्टडी स्टेप 2 की रिवीजन भी हो गई कि स्कोप लिमिटेशन मिस स्टेटमेंट है तब मटेरियलिटी का कंसेप्ट यूज होगा। आगे कह रहा है आइटम्स आर कंसीडर्ड मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। ये हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, लेकिन फिर आपको कुछ अहम पॉइंट्स जो है एम्फसाइज करवा दूं। सबसे पहली चीज कहता है आइटम्स आर कंसीडर्ड मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decision of users taken on the basis of financial statement. इसका materiality depends on size as well as nature of misstatement. अब देखें पहली चीज individually are in aggregate। कह रहा है materiality जो है वो हमने देखनी है individually भी aggregate भी। इसका मतलब क्या है, अगर मटेरियलिटी लेवल 5 लाख हो, मिस स्टेटमेंट की अमाउंट 6 लाख है, बताइए मटेरियल है कि नहीं, मटेरियल है। अगर मटेरियलिटी लेवल 5 लाख है, 3-3 लाख की 2 मिस स्टेटमेंट है, अब भी मटेरियल है। फर्क क्या दोनों में, पहले वाली थी इंडिविजुअली मटेरियल, ये वाली है एग्रीगेट मटेरियल। तो बताइए हमने मिस स्टेटमेंट को सिर्फ इंडिविजुअली देखना है मटेरियल है कि नहीं, कि एग्रीगेट करके भी देखना है, एग्रीगेट करके भी देखना।
ठीक है, एग्रीगेट, अगर कोई मिस स्टेटमेंट्स या स्कोप लिमिटेशन इंडिविजुअली तो इमटेरियल है, एग्रीगेट होके मटेरियल हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये मटेरियल है। फिर वो चैप्टर 4 की केस स्टडी आपको याद है, क्वेश्चन था जिसमें इफेक्ट इमटेरियल था, तो हमने क्या कहा था, आर्बिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, आगे एक लाइन लिखी थी, प्रोवाइडेड मिस स्टेटमेंट इज इमटेरियल ऑन एग्रीगेट बेसिस टू, एग्रीगेट बेसिस पे भी अगर मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है, यानी एक तो मिस स्टेटमेंट को हमने देखना इंडिविजुअली, और फिर अगर इंडिविजुअली इमटेरियल है तो एग्रीगेट करके दूसरी मिस स्टेटमेंट के साथ ऐड करके भी देखना है कि दूसरी मिस स्टेटमेंट के साथ एग्रीगेट तो मटेरियल नहीं हो जाता, अगर वो मटेरियल हो जाए स्टिल इफेक्ट मटेरियल हो जाएगा। ये बात समझ आ गई इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट की। आगे चलते हैं, कहते हैं इफ द इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर्स, यूजर शेयर होल्डर, यानी देखें उसने हमें कहा कि भाई जाओ यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यूजर के लिए कौन सी चीज अहम है, उस पर हमारा मटेरियलिटी का डिसीजन बेस कर रहा होगा। ऑडिटर के लिए कौन सी चीज अहम है, उस पर मटेरियलिटी का डिसीजन बेस नहीं करेगा। मैनेजमेंट के लिए कौन सी चीज अहम है, उसके ऊपर मटेरियलिटी का डिसीजन बेस नहीं करेगा। डिसीजन किस पे बेस करेगा, यूजर। और बताइए यूजर के लिए सबसे अहम चीज क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट। तो इसका मतलब है नॉर्मली हमारा जो मटेरियलिटी है वो किस पे बेस कर रहा होगा, प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि यूजर्स प्रॉफिट को देख के अपना डिसीजन चेंज करता है। प्रॉफिट ज्यादा हो इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट उसके एक्सपेक्टेशन से कम हो उसका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो ये यूजर वाली बात समझ आ गई। आगे चलते हैं, कह रहा है मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब, कहता है यूजर से पूछो कि भैया आप क्या हमेशा प्रॉफिट को देख के डिसीजन करते हैं, कहेगा नहीं ज्यादातर तो हम प्रॉफिट को देख के यानी अमाउंट्स की बेस पे डिसीजन करते हैं, लेकिन सम टाइम हम नेचर को भी देखते हैं, नेचर की वजह से भी हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है। नेचर ऑफ मिस, एग्जांपल याद है आपको, वो सीएफओ फ्रॉड किया था सिर्फ थोड़ा 35 रुपए का, ठीक है। क्या आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका सीएफओ सिर्फ छोटी सी अमाउंट है 35 रुपए की, इसमें फ्रॉड करें, नहीं। अब देखिए हालांकि अमाउंट स्मॉल है, अमाउंट नोट कीजिए स्मॉल है, लेकिन क्या नेचर को सामने रखते हुए यूजर का डिसीजन चेंज हो गया, तो इसे बाय डेफिनेशन मटेरियल कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मटेरियल कहना चाहिए। इसका मतलब ये मटेरियलिटी साइज यानी अमाउंट पे भी बेस करती है और नेचर पे भी बेस करती है, ठीक है। अब आपको वो लाइन जो आपको लिखवाई थी कभी भूल गए होंगे, कंफर्म है चैप्टर 4 में, कि अगर कभी एग्जाम में इमटेरियल मिस स्टेटमेंट आ जाए तो जब आपने कहना है ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अनमोडिफाइड ओपिनियन, तो एंड पे एक लाइन आपने ऐड करनी है, प्रोवाइडेड इट इज आल्सो इमटेरियल ऑन एग्रीगेट बेसिस एंड क्वालिटेटिव बेसिस। नेचर बेसिस या क्वालिटेटिव बेसिस एक ही बात है, ये याद है कि नहीं, एग्रीगेट बेसिस क्वालिटेटिव बेसिस वाली बात कितने स्टूडेंट्स को याद है। चलें बहरहाल डेफिनेशन क्लियर हो गई, ठीक है। क्या कह रहा है, मटेरियलिटी किस कंटेक्स्ट में टर्म यूज होगी, मिस स्टेटमेंट्स और स्कोप लिमिटेशन के कंटेक्स्ट में। कौन कौन सी आइटम मटेरियल होती हैं, आइटम्स आर कंसीडर्ड मटेरियल इफ दे इंडिविजुअली आर इन एग्रीगेट could reasonably be expected to influence the economic decision of users taken on the basis of financial statements, ठीक है। इसका मतलब मटेरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और सामने किसको रखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हुए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और सामने किसको रखना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर। डेफिनेशन क्लियर हो गई, आगे चले। हाउ मटेरियलिटी इज डिटरमिन्ड, वो कहता है मटेरियलिटी कैसे डिटरमिन होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। बहुत सिंपल भाई, मटेरियलिटी साइज की बेस पे भी कैलकुलेट की जाती है, डिटरमिन की जाती है, और नेचर की बेस पे भी, ठीक है। साइज को हम क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया भी कहते हैं, नेचर को हम क्वालिटेटिव क्राइटेरिया भी कहते हैं।
Materiality depends on size as well as nature. Materiality depends on quantitative criteria as well as qualitative criteria. अब देखते हैं पहले भाई साइज की बेस पे, क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया की बेस पे मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती है। भाई हमने एक फार्मूला बनाया हुआ है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ थंब, अंगूठा छाप फार्मूला। यानी कहता है बाकी ऑडिट में चाहे सारा, मटेरियलिटी में चाहे सारा कुछ भूल जाओ, मटेरियलिटी के चैप्टर में बाकी चाहे पेपर पास करने के बाद बाकी चाहे सारा कुछ भूल जाओ, बस ये फार्मूला नहीं भूलना। क्या कि मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, किसी सूटेबल से बेंचमार्क को किसी सूटेबल सी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। मटेरियलिटी कैसे कैलकुलेट होती है, बेंचमार्क को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई ये बेंचमार्क क्या है, बेंचमार्क ये डिपेंड करता है कंपनी पे। अगर तो कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, जो कि नॉर्मली होती है, तो हमारा बेंचमार्क क्या होगा। बेंचमार्क का मतलब क्या भला, बेंचमार्क का मतलब है वो इंफॉर्मेशन, वो कंपोनेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर हो रहा है। बेंचमार्क का मतलब क्या है, वो कंपोनेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर हो रहा है। बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूजर के लिए सबसे अहम चीज क्या है जो अपीयर हो रही है। तो जो नॉर्मल एंटिटीज हैं, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, उनका मटेरियलिटी लेवल कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट, बेंचमार्क क्या होगा, प्रॉफिट, परसेंटेज क्या है 5%। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नॉर्मली, वरना क्वेश्चन में जो भी प्रॉफिट दियो, सूटेबल परसेंटेज क्या है 5। तो जब कभी आपको मटेरियलिटी कैलकुलेट करने को कहे, आपने क्या करना है, रूल ऑफ थंब अप्लाई करना है, प्रॉफिट को 5% से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, प्रैक्टिकली याद रखें, ये परसेंटेज 5 की बजाय 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन एग्जाम में हमेशा आपने 5% ही यूज करने हैं। और अगर कभी आई कैप कह दे क्वेश्चन में मटेरियलिटी कैलकुलेट करनी है आपने यूजिंग 10% ऑफ प्रॉफिट, तो क्या उसकी गलती को सही करेंगे कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे, रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैलकुलेशन करेंगे। प्रैक्टिकली ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, लेकिन हमने एग्जाम में यही परसेंटेज यूज करने हैं। आगे चल, अच्छा अगर फर्ज कीजिए क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया ही नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, कोई क्वेश्चन हमने ऐसा किया जिसमें प्रॉफिट नहीं था, प्रॉफिट की बजाय लॉस था, या प्रॉफिट दिया ही नहीं था। आई कैप ने पास पेपर में दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है जिसमें उसने प्रॉफिट दिया ही नहीं, और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा है जिसमें प्रॉफिट की बजाय लॉस है। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, इस सूरत में हमारा बेंचमार्क प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि उसकी बजाय उसने जो भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, जैसे टोटल रेवेन्यू, जैसे टोटल एसेट्स, जैसे टोटल एक्सपेंसेस, ये हमारा बेंचमार्क होगा। और जब बेंचमार्क चेंज हो गया तो क्या परसेंटेज भी चेंज हो जानी चाहिए। अगर बेंचमार्क हमारा प्रॉफिट है तो सूटेबल परसेंटेज क्या है 5%। अगर बेंचमार्क हमारा टोटल रेवेन्यू है, टोटल एसेट्स हैं, टोटल एक्सपेंसेस हैं, तो फिर सूटेबल परसेंटेज 5% नहीं बल्कि 1% है, या 0.5% भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों में से कोई भी। ज्यादातर 1% यूज की जाती है, बहरहाल आपकी मर्जी है, लेकिन 5% बाहर यूज नहीं करने। ठीक है, जब बेंचमार्क चेंज हो जाए परसेंटेज भी चेंज हो जानी चाहिए। तो फिर बताइए, अगर प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो आपका मटेरियलिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5%। और अगर एंटिटी कंपनी अगर कंपनी प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या प्रॉफिट ओरिएंटेड तो है लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, या ड्यूरिंग द ईयर लॉस है, इन केसेस में आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट इंटू 5%। नहीं भाई, वो तो दिया ही नहीं उसने। या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए यूजर के लिए प्रॉफिट थोड़ी अहम होता है। ठीक है, तो उस सूरत में हमारा फार्मूला क्या बनेगा, रेवेन्यू या टोटल एसेट्स या एक्सपेंसेस, और भी हो सकते हैं, लायबिलिटीज को भी यूज कर सकते हैं, इक्विटी को भी यूज कर सकते हैं।
ठीक, जो भी उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी होगी, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 1% से। क्लियर हुई ये बात? तो मुझे बताइए वो कौन से केसेस हैं जिनमें आप प्रॉफिट की बजाय टोटल रेवेन्यू या टोटल एसेट्स या टोटल एक्सपेंसेस को बेंचमार्क बनाते हैं? इसी तरह जब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड है लेकिन ड्यूरिंग द ईयर लॉस आया, या क्वेश्चन में उसने हमें प्रॉफिट की फिगर दी ही नहीं हुई। वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करके मटेरियलिटी कर। भाई यहां तक क्लियर होगी बात क्वांटिटेटिवली। अब सुनिए क्या कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं, क्वालिटेटिव मटेरियलिटी का। क्वालिटेटिव मटेरियलिटी का कंसेप्ट क्या, पहले कंसेप्ट समझते हैं फिर ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखिए बाजुकात ऐसा होता है कि अमाउंट्स जो इन्वॉल्व होती है ना किसी भी ट्रांजैक्शन में, वो स्मॉल होती हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट होता है वो सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट होता है। जैसे फर्ज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जन में, अच्छा क्या अमाउंट मेंशन है इसमें? नहीं, इसका मतलब अमाउंट कुछ भी हो। और जो चोरी करने वाला है, अच्छा क्या छोटी चोरी करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, बड़े वाले को छोड़ देना चाहिए, या छोटे वाले को छोड़ देना चाहिए, बड़े वाले को सजा देनी चाहिए? दोनों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो सूद खाने वाला है वो भी चाहे वो माफ है। मेहरबानी यार, अल्लाह ताला के साथ जंग है यार, ऐसे ना करा। अच्छा अब इसमें भी देखिए, ये एग्जाम्पल मैं वो आपके सामने रख रहा हूं कि जिनमें नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की बेस पे डिसीजन हो रहे हैं। अमाउंट्स इसमें चाहे स्मॉल क्यों ना हो, रूल अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह हमारे ऑडिट में भी बाज़ औक़ात कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जिनमें अमाउंट्स तो स्मॉल होती है लेकिन उसका इफेक्ट सिग्निफिकेंट होता है, इसीलिए हम उसे मटेरियल कंसीडर करते हैं, उसकी बेस पे यूजर का डिसीजन चेंज हो जाता है। जैसे इसकी एक एग्जांपल तो आपको दी थी फ्रॉड की, वो आपको याद होगी। फ्रॉड अमाउंट स्मॉल थी लेकिन आपका डिसीजन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए फ्रॉड चाहे स्मॉल अमाउंट का क्यों ना हो, हम ऑडिट में इसे मटेरियल कंसीडर करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट है 1 करोड़, फ्रॉड किया 8,000 का, क्वांटिटेटिवली इमटेरियल है लेकिन क्वालिटेटिवली मटेरियल है। अगली एग्जांपल, इसको ये NOCLAR, इसको हम पढ़ते हैं ऑडिट में, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, अगर लॉज एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस करेंगे तो चाहे अमाउंट स्मॉल क्यों ना इन्वॉल्व हो, उनको मटेरियल कंसीडर किया जाता है, उनको इलीगल एक्टिविटी लॉन्ड्रिंग होती है। यहां चले और एग्जांपल सुन लें। फर्ज कीजिए एक बंदे के पास 10 करोड़ का घर है, आपको पता है हर साल प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है। वेल ड्यू ने प्रॉपर्टी टैक्स भेजा, वो कितनी अमाउंट होती है नॉर्मली, आपके घरों में भी नोटिस आते होंगे, वो 10-12 हज़ार 15 हज़ार, ज्यादा 50-60 हज़ार 80 हज़ार लगा लें। अब मुझे ये बताइए जिसके पास 10 करोड़ का घर है उसे 60-70-80 हज़ार का प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस आया, उसने कहा ये क्या इमटेरियल अमाउंट, बताइए उसके लिए मटेरियल है क्या इमटेरियल? इमटेरियल पे नहीं किया, बताइए क्या एलडीए वाले माफ कर देंगे उसको? नहीं, वो आ जाएंगे चाहे अमाउंट स्मॉल क्यों ना है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट, डिपॉजिट करवाना है आपने, टैक्स नहीं करवाया घर सील कर देंगे आपका। तो ये बाय क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया उसके मुताबिक क्या है इमटेरियल, लेकिन बाय नेचर क्वालिटेटिव के मुताबिक मटेरियल। और एग्जांपल सुना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी सैलरी जितनी भी है इसके बारे में नहीं सोचना आपने, जितनी भी है इसको छोड़ें। ICAP ये कहता है कि हर साल आपने 15-16 हज़ार रुपया एनुअल मेंबरशिप फीस जमा करवानी है। बताइए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 15-16 हज़ार सालाना इमटेरियल के मटेरियल? इमटेरियल ना। लेकिन अगर ICAP की फीस ना जमा करवाए ICAP, और तो ICAP क्या करेगा, लिस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से वो नाम उसका वो खारिज कर देगा, रिमूव कर देगा। अब बताइए अमाउंट वाइज ये ट्रांजैक्शन स्मॉल है लेकिन बाय नेचर क्या है मटेरियल। इसीलिए हम जैसे ही ईयर खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर, और कोई काम करे ना करे, ICAP का कोई सेमिनार अटेंड करे ना करे,
लेकिन फीस फौरन जमा करवा देते हैं। क्यों? अमाउंट वाइज इमटेरियल, लेकिन नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशन हो जाएगी। अगली एग्जांपल डिस्क्लोजर। अब खुद बताइए कि मटीरियलिटी लेवल तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर्स में, और डिस्क्लोजर होते हैं इंग्लिश में, एबीसी में। अगर डिस्क्लोजर में गलती है, फाइफो की बजाय लाइफो लिख दिया, क्या उसे मटीरियलिटी लेवल के साथ कंपेयर कर सकते हैं डिसाइड करने के लिए कि इफेक्ट इमटेरियल के मटीरियल? नहीं कर सकते भाई, वो नंबर है, ये अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स को नंबर के साथ थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं। तो फिर अगर डिस्क्लोजर में कोई मिस स्टेटमेंट हो, उसको वैल्यूएट करने के लिए क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया लगाएंगे, क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव लगाएंगे। अच्छा, अब सुने आगे, डिस्क्लोजर की कुछ एग्जांपल भी दे दे। रिलेटेड पार्टी, अगर रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर नहीं दिया या दिया है सही नहीं दिया, फिर क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। इस अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोज करनी होती है ना, आईएफआरएस रिक्वायर करता है, डिस्क्लोज नहीं की या सही डिस्क्लोज नहीं की, क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। क्वांटिटेटिवली, क्वालिटेटिवली, तीन हो गए कंसेप्ट्स क्लियर। आगे चलते हैं। स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स, ऐसी मिस स्टेटमेंट्स जो स्मॉल तो हैं लेकिन इनमें से कोई भी केस इन्वॉल्व हो जाए, वो मटेरियल समझी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स कन्वर्टिंग प्रॉफिट इनटू लॉस एंड वाइस वर्सा, लॉस इनटू प्रॉफिट में। स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स कन्वर्टिंग एंड लॉस इनटू प्रॉफिट। आपके घर वालों को क्या इस चीज से गर्ज होती है कि आपने सारे सेशन में कितनी देर पढ़ा, कौन सी किताबें पढ़ी, किस टीचर के पास गए, किस कॉलेज में गए? उन्हें किस चीज से गर्ज होती है? रिजल्ट से। अच्छा, मुझे बताइए कि ज्यादातर स्टूडेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए 2-3 मार्क्स एग्जाम में, 2-3 मार्क्स मिलना इमटेरियल है कि मटेरियल है? जी, मटेरियल है। ये मेरे भाई के कितने मार्क्स आए हैं बताइए, आप बताइए ना। हाँ जी, पास तो एक सब्जेक्ट में ना, बाकी 2 सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। 4 तो आपने 6 अटेम्प्ट्स में किए होंगे ना, इस अटेम्प्ट का रिजल्ट पूछ रहा हूँ। इस अटेम्प्ट में 4 पास है। ये साथ वाले भाई से पूछा, भैया कितने मार्क्स हैं आप? जी, भाई सारे आइंस्टाइन मेरी क्लास में बैठे हुए हैं जी। तो ज्यादातर स्टूडेंट जी, नहीं, आपका क्या है? मैंने इनकी बात पे एतबार कर लिया। जब तक एविडेंस नहीं दिखाएंगे तो बार थोड़ी करूंगा, यही सिखाता हूँ ना आपको। नहीं, चले ठीक है, बाद में दिखाए, कोई बात। अच्छा सुने, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए 2-3 मार्क्स जो होते हैं वो इमटेरियल होते हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स कितने हैं? 10 नंबर, 15, 16, 20, 25, 30, चले बड़ी जंप लगाई, 35, 40 मार्क्स आ गए। भाई 2-3 नंबर और ऐड हो जाए, कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इमटेरियल, लेकिन वो स्टूडेंट्स जिनके 47, 48 मार्क्स हैं, उनके लिए तो 2-3 मार्क्स भी मटेरियल, या जिनके 51, 52 हैं, उनके लिए भी 2-3 मार्क्स मटेरियल है, क्योंकि 2-3 मार्क्स से उनका रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो नॉर्मली अगर एक कंपनी का मटेरियलिटी लेवल फर्ज कीजिए 10 लाख है, उसके लिए 4, 5, 6 लाख की मिस स्टेटमेंट्स इमटेरियल होंगी। लेकिन फर्ज कीजिए कि इस कंपनी का प्रॉफिट है 15,000 और 25,000 की मिस स्टेटमेंट सामने आई जो कि प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देगी। अब बताइए, अमाउंट वाइज देखें तो इमटेरियल, लेकिन अगर एडजस्ट करवा दें तो प्रॉफिट की बजाय लॉस आएगा, यानी जो की फिगर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चेंज हो जाएगी। तो इसको हमें इमटेरियल कंसीडर करना चाहिए या मटेरियल? मटेरियल, क्योंकि इससे जो मैसेज यूजर को जाता है ना, पॉजिटिविटी का या नेगेटिविटी का, वो चेंज हो जाता है। यूजर ये सोच रहा था अच्छा छोटा सा लेकिन है तो प्रॉफिट ना, कोई बात नहीं, आइंदा प्रॉफिट और बढ़ जाएगा मेहनत करेंगे तो। और अगर लॉस हो, कहते हैं लॉस है चाहे थोड़ा सा है तो लॉस, अगले सालों में लगता है ये और ज्यादा बढ़ेगा, नहीं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। वो जो यूजर को सिग्नल जाता है वो चेंज हो जाता है प्रॉफिट या लॉस होने की वजह से। इसीलिए ऐसी मिस स्टेटमेंट अमाउंट चाहे स्मॉल क्यों ना हो, लेकिन प्रॉफिट को लॉस, लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दे, उसे हम क्वालिटेटिवली मटेरियल कंसीडर करें। ये बात समझ आई?
आगे चलते हैं। टेकिंग अबव स्मॉल मिस स्टेटमेंट्स टेकिंग अबव और बिलो थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड क्या होता है? थ्रेशोल्ड कहते हैं किसी प्रेस्क्राइब्ड लेवल को, प्रेस्क्राइब्ड लेवल को। जैसे आपको याद है कि क्या पाकिस्तान में हर कंपनी का ऑडिट रिक्वायर्ड है? हर कंपनी का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है ना। तो वो कौन सी वाली कंपनीज है जिनका ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है? हाँ, जिनका रिक्वायर्ड नहीं है, जिनका 3 मिलियन से कम हो। देखा वही भाई, 1 मिलियन है, 3 मिलियन का। 3 मिलियन तो वो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन में थी, ऐसे ना करें। 1 मिलियन ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम हो, उनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं। अब सुनिए, कंपनी का पेड अप कैपिटल है 9,90,000 और मटेरियलिटी लेवल 5 लाख। अब 20,000 की मिस स्टेटमेंट है, अमाउंट वाइज स्मॉल इमटेरियल, लेकिन अगर करेक्ट कर दें तो पेड अप कैपिटल 10,10,000 हो जाएगा। अब बताइए, क्वालिटेटिवली इमटेरियल के मटेरियल? मटेरियल। क्यों? क्योंकि एक सर्टन थ्रेशहोल्ड से एक्सीड कर जाएगी कैपिटल और फिर ऑडिट रिक्वायर्ड हो जाएगा। ऑडिट रिक्वायर्ड होगा तो वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो जाएंगी। अपॉइंटमेंट करनी है, एजीएम में करनी है, उसके बाद सारे प्रोसीजर जो परफॉर्म करने हैं हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद रिपोर्ट आएगी, किस किस को सेंड करनी है, वो सारे इशू, सारा एक नई कहानी, नई दुनिया खुल जाएगी। तो अब बताइए, इस 20,000 को हमें इमटेरियल कंसीडर करना चाहिए मटेरियल? थ्रेशहोल्ड की एक और एग्जांपल सुने। अगर कंपनी ने अपने मैनेजमेंट को, सीएफओ को ये कहा हुआ है कि अगर तो प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा आया तो आपको इस साल बोनस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, और प्रॉफिट है इस वक्त 99 लाख और 60,000, मटेरियलिटी लेवल 5 लाख। अब सीएफओ ने क्या किया, एक छोटी सी सिर्फ 50,000 की इमटेरियल अमाउंट की एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दे, या कोई चीज जो है वो उसने छुपा ली। जैसे उसने डेटर्स थे, उन पे कुछ डेटर्स पे प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं किए, कुछ फिक्स एसेट्स थे उन पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किए। ठीक है, मिस स्टेटमेंट है। इफेक्टिव मटेरियल अमाउंट सिर्फ 50-60,000 की है। अमाउंट क्या क्वालिटेटिवली मटेरियल है कि इमटेरियल? हालांकि अमाउंट मिस स्टेटमेंट की स्मॉल है, लेकिन उसकी वजह से उनकी इंटाइटलमेंट बन जाएगी बोनस की, और वो जाहिर है हजारों में थोड़ी होगा, वो तो लाखों में होगा। तो इस तरह की मिस स्टेटमेंट्स जो कि एक सर्टन थ्रेशहोल्ड्स को एक्सीड कर जाती हैं, जिनकी वजह से फाइनेंशियल फिगर्स हमारी सर्टन थ्रेशहोल्ड से एक्सीड कर जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिवली मटेरियल। ये बात समझ आ गई। इसके बाद आगे चलते हैं। अफेक्टिंग की रेशियोज। की रेशियोज क्या होते हैं? रेशियोज तो पता है ना आपको क्या होती है? जीपी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, करंट रेशो, डेटा टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो, क्रेडिट टर्नओवर रेशो। बिल्कुल ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, हम गए जी, हाँ सॉरी, डेटा टर्नओवर रेशो ब्रैकेट में इन डेज, क्रेडिट टर्नओवर रेशो ब्रैकेट में इन डेज, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो ब्रैकेट में इन डेज। नहीं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। अब मेरा भाई मुझे इसका फार्मूला सुना दे। डेटर टर्नओवर रेशो इन डेज का, नहीं सर ठहर जाए, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो इन डेज का फार्मूला सुना दे। 1 मिनट अरे भैया, नहीं सिर्फ इन्हीं के लिए, इन्हीं के लिए, और कोई नहीं बोला। अगर कोई और बोला तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा ना, और कोई नहीं बोलेगा। क्रेडिटर टर्नओवर रेशो का फार्मूला बताना है, और एक ही मौका है आपके पास, सही बताना है। नहीं आता? अब सुन लें, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फार्मूला पहले क्या आता है? क्रेडिटर ऊपर रखना है, क्रेडिटर बाद में क्या आता है? नहीं, फार्मूले में कह रहा हूं। हाँ, ये ना बाहर जाके क्रेडिटर को सर पे बिठा ले, ओके ये क्या कर रहे हो? कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। नहीं, ऐसे नहीं। क्रेडिटर ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? टर्नओवर। यहाँ पे क्रेडिटर का ताल्लुक सेल से होता है कि परचेज से? तो इसीलिए डिवाइडेड बाय परचेजेस करेंगे। क्रेडिटर डिवाइडेड बाय टर्नओवर, और रेशो इन डेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई। साल में कितने दिन होते हैं?
मल्टीप्लाई बाय 365, ये क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। नहीं, अब आगे चले, आगे चल, इसलिए सिखाया क्योंकि आगे यूज करना है। अच्छा, 1000 रुपया रख के मोबाइल मुझे दे रहा, इसे इतना नहीं पता मोबाइल के अंदर तो लाखों रुपए की चीजें हैं। अच्छा अब सुने, वापिस आ जाते हैं। इफेक्टिंग की रेशियोज को जो इफेक्ट करे वो भी हमारी मिस स्टेटमेंट मटेरियल होगी। इसकी एग्जांपल सुने। की रेशियो क्या होती है और डेट कोवेनेंट क्या होता है। की रेशियो से मुराद ऐसी रेशियोज जिनके जो यूजर्स के लिए अहम है। फर्ज कीजिए कंपनी बैंक के पास लो, एग्जांपल गौर से सुनिएगा, एक और कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर रहा हूं मैं, पहले समझाया हुआ है वैसे, लेकिन एज यूजुअल भूल गए होंगे आप। कंपनी बैंक के पास लोन लेने के लिए गई, बैंक ने कहा सर हम ज़बानी कलामी लोन नहीं देते, हम तो रिटर्न लोन एग्रीमेंट साइन करेंगे। हमने कहा अच्छा लोन एग्रीमेंट, यानी इसको लोन एग्रीमेंट को हम डेट कोवेनेंट भी कहते हैं, तो आप हमारे साथ डेट कोवेनेंट साइन करवाएंगे हमसे। बैंक ने कहा बिल्कुल ठीक। तो डेट कोवेनेंट का मतलब क्या होता है, लोन एग्रीमेंट। बैंक ने कहा डेट कोवेनेंट हम आपके साथ एग्री करने को तैयार है, शर्त हमारी कुछ कंडीशंस होगी लोन देने की, कि हम आपको 5 साल के लिए 50 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन आप ये कंडीशन एग्री करें हमारे साथ कि आपकी करंट रेशो कभी भी 1:1 से कम नहीं होगी। क्योंकि अगर करंट रेशो 1:1 से कम हुई तो हम इसके मजीद कम होने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि फौरन आपसे सारे का सारा लोन वापस मांग लेंगे। हालांकि 5 साल के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर करंट रेशो कम हुई लोन आपसे वापस मांग लेंगे सारे का सारा उसी वक्त, और आप वो लोन अदा करने के पाबंद होंगे। एग्री करें, कंपनी ने लोन लेना तो एग्री कर लिया। करंट रेशो तो पता ना आपको क्या होती है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लोन ले लिया, अब पहले साल का एंड आ गया, हम ऑडिट करने के लिए गए, पता चला ईयर एंड पे सिचुएशन क्या है, करंट रेशो है 0.98:1, 0.98:1। बैंक ने जो प्रेस्क्राइब की थी की रेशो, अब बैंक के लिए तो ये करंट रेशो की रेशो है ना, बैंक को प्रॉफिट जीपी रेशो से थोड़ी कोई गर्ज है। अब बैंक वापस एग्रीमेंट के मुताबिक बैंक ने कहा था कि मैं आपसे वापस लोन मांग लूंगा और आप देने के पाबंद होंगे उस वक्त। इस सिचुएशन में पहला क्वेश्चन मेरा, कंपनी को ये लोन जो 5 साल के लिए लिया था नॉन करंट क्लासिफाई करना चाहिए या करंट? बिल्कुल ठीक, ये करंट क्लासिफाई करना चाहिए, क्योंकि हालांकि लिया 5 साल के लिए था लेकिन एग्रीमेंट के मुताबिक करंट। अच्छा मैनेजमेंट क्या कहेगी, क्वेश्चन में ये कहेगा मैनेजमेंट ले कह रही है कि सर क्यों करंट में क्लासिफाई कर रहे हैं, बैंक वालों ने अभी पैसे मांगे तो नहीं है, अभी पैसे मांगे नहीं, इन्हें नॉन करंट में रहने दे। तो हम क्या कहेंगे, अरे भाई बैंक ने नहीं, लेकिन एग्रीमेंट में तो लिखा होगा ना कि बैंक मांग सकता है कभी भी और आप देने के पाबंद है। तो एग्रीमेंट की बेस पे चाहे बैंक ने पैसे नहीं भी मांगे, एग्रीमेंट की बेस पे से करंट में क्लासिफाई होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, वो आपसे कहेगा दूसरा आर्गुमेंट, वो क्या सर बैलेंस शीट डेट पे, सर मेरी बैंक वालों के साथ बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि हमारी मीटिंग है 5 जनवरी को, उस मीटिंग में आपका इशू डिस्कस होगा और पूरी उम्मीद है कि हम आपको माफ कर देंगे। अब इस लोन को करंट की बजाय नॉन करंट में ले जाए, बताइए क्या अब ये लोन नॉन करंट में जाना चाहिए करंट में? करंट में। हम कहेंगे भैया अभी फैसला हुआ तो नहीं है ना, अभी फैसला हुआ तो नहीं है। अच्छा बैंक, अब जाहिर है ऑडिट करने के लिए 1.5-2 महीने तो लगते हैं। बैंक 7 जनवरी को हमारे पास, क्लाइंट 7 जनवरी को हमारे पास नोटिस लेके आ जाएगा बैंक का, जिसमें बैंक ने कहा होगा कि आपने वायलेशन तो की है रिक्वायरमेंट की, लेकिन हम आपको माफी दे रहे हैं, आइंदा एहतियात कीजिएगा।
और क्लाइंट कहेगा देखा आपसे कहा था ना बैंक माफ कर देगा, देखे इसने माफ कर दिया मुझे, ये देखिए लेटर, ये 5 जनवरी को मीटिंग हुई थी, 5 जनवरी वाली डेट ऊपर लेटर लिखी हुई है, बैंक ने माफ कर दिया। बताइए अब करंट में जाना चाहिए नॉन करंट में? अब भी करंट में ही रहना चाहिए, इसलिए कि ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये सब्सिक्वेंटली अगर बैंक डिसाइड करता है कि उसने माफ कर दिया, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम किसी भी डेट कोवेनेंट की वायलेशन करते हैं तो जो बैलेंस शीट डेट पे सिचुएशन है उसी के मुताबिक डिसीजन करना है। बैलेंस शीट डेट पे सिचुएशन है उसी के मुताबिक। एग्जांपल समझ आई कि नहीं आई? फिर सुन लीजिए, बैंक से एग्री किया करंट रेशो 1:1 होगी, इस शर्त पे बैंक ने 5 साल के लिए लोन दिया, उस कंडीशन की वायलेशन हो गई बैलेंस शीट डेट पे, लोन करंट है कि नॉन करंट? जी करंट। अगर बैलेंस शीट डेट से पहले बैंक फैसला कर ले कि माफ कर दिया तो नॉन करंट में, लेकिन अगर बैलेंस शीट डेट के बाद बैंक फैसला करे कि माफ कर दिया तो स्टिल करंट में रहेगा, क्योंकि बैलेंस शीट डेट के बाद बैंक का डिसीजन करना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। इफेक्टिंग की रेशो, और खासतौर पे डेट कोवेनेंट का मतलब समझ आ गया, लोन एग्रीमेंट। इफेक्टिंग डायरेक्टर रिम्यूनरेशन, जी आपने इतनी अकाउंटिंग पढ़ी, इतना लॉ पढ़ा, छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, अभी पता चल जाएगा आपने कुछ सीखा कि नहीं। क्या डायरेक्टर्स को जो सैलरी रिम्यूनरेशन पे करते हैं अकाउंट्स में उसका अलहदा से डिस्क्लोजर आता है कि नहीं? नहीं पढ़ा तो अभी सुन लें, अलहदा से डिस्क्लोजर आता है, अलहदा से डिस्क्लोजर आता। तो उसमें अगर कोई मिस स्टेटमेंट हो क्वालिटेटिवली मटेरियल होगी, क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। और इफेक्टिंग शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऊपर मैंने आपको समझा दिया था, ये समझा दिया था ना वो 9 लाख, हाँ लीगल थ्रेशोल्ड वाले में, बिल्कुल ठीक। क्योंकि शेयर कैपिटल के ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होती है। लॉ में आपने जिन स्टूडेंट से लॉ पढ़ा है उन्होंने देखा होगा पूरा चैप्टर होता है, पता नहीं प्रॉस्पेक्टस इशू करना होता है, प्रॉस्पेक्टस की अपनी लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो चूंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स अप्लाई हो रही होती हैं, इसको लॉ गवर्न कर रहा होता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक, आपने अगर एक शेयर भी इशू करना होगा ना, आपको सारी रिक्वायरमेंट्स फॉलो करना पड़ेंगी, और अगर फॉलो नहीं की तो वायलेशन हो जाएगी लॉ के। जी अब बताइए कुछ समझ आया मटेरियलिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है? क्वांटिटेटिवली भी क्वालिटेटिवली भी। ये कंसेप्ट वो रटे वाले क्वेश्चन भी बना सकता है इससे, और केस स्टडी भी। रटे वाले क्वेश्चन में नॉर्मली ये पूछा करता है कि क्वालिटेटिवली स्टेटमेंट की एग्जांपल बताएं। केस स्टडी में ज्यादातर क्वांटिटेटिवली पूछ लेता है, लेकिन कुछ केसेस में क्वालिटेटिवली भी उसने पूछा हुआ है कंसेप्ट, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा, ये कंसेप्ट जो मटेरियलिटी कैसे डिटरमाइन होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट यूजेस। मटेरियलिटी कैलकुलेट करते हैं क्या? मटेरियलिटी कैलकुलेट करना ऑडिटर के लिए लाजमी है? लाजमी है, कैलकुलेट करते हैं। किस लिए? मकसद क्या है? यूजेस। कहता है 2 पर्पसेस हैं। एक, मटेरियलिटी का यूज क्या है? देखें कैलकुलेट कब होगी मटेरियलिटी? स्टार्ट में। यूज कहां होगी? प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज पे भी और रिपोर्टिंग स्टेज पे भी। किस पर्पस के लिए मटेरियलिटी कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है? ये यूज होती है प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज पे भी और रिपोर्टिंग स्टेज पे भी, ठीक है। हमारी राइज वाली बुक में प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस दोनों अलग-अलग बताए हुए हैं उसने, आई कैप ने इकट्ठा किया दोनों को, तो इसलिए मैं भी यहां पे इकट्ठा कर रहा हूं, ठीक है। अब ये देख के कंफ्यूज ना हो जाएगा कि यहां पे इकट्ठा है तो बुक में, राइज वाली बुक में अलग-अलग है। आप चाहे तो इकट्ठा कर दे, चाहे अलग-अलग कर ले। इकट्ठा कर दे तो मेरा हाल ज्यादा बेहतर है, कंसेप्ट आसान हो जाएगा। तो प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहां यूज होती है? प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, रिपोर्टिंग स्टेज। भाई प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज पे किस लिए यूज होती है? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए, असेस करने के लिए प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज पे मटेरियलिटी किस काम आती है?
देखिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट में लफ्ज मटेरियल आ गया तो इसका मतलब है इसको सेस करने के लिए मटेरियलिटी लेवल की जरूरत पड़ेगी ना, पता चले ये रिस्क जो है ये सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। तो मटेरियलिटी कहां कहां यूज होती है, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, और प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज पे दो एग्जांपल्स है। पहली एग्जांपल क्या, टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। भाई जब मटेरियल ही नहीं कैलकुलेट किया होगा आपने तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असेस कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। तो रिस्क असेसमेंट में मटेरियलिटी यूज होती है। और कहां यूज होती है, इन डिटर्मिनिंग नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने में यूज होती है। अच्छा ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या होते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर के टोटल प्रोसीजर कितनी तरह, 3 तरह के, ठीक है। ये टाइप है, एक होता है नेचर ऑफ प्रोसीजर, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन, एक होता है टाइप, रिस्क असेसमेंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब साइंटिफिक, ये टाइप ऑफ प्रोसीजर, इंक्वायरी ऑब्जर्वेशन नेचर ऑफ प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कंबाइन कहते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर को कंबाइन क्या कहते हैं, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इसमें लफ्ज फर्दर क्या बता रहा है, मजीद, तो इससे पहले कौन से वाले हुए होंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। आपसे एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछूं, चले फिर इधर चलते हैं। इन डिटर्मिनिंग नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। अच्छा ये बताइए कि क्या एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर्स को हम ऑडिट प्रोसीजर कह सकते हैं, क्या एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसीजर को ऑडिट प्रोसीजर कह सकते हैं? इसका जवाब है नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, भाई उस वक्त ऑडिटर ही नहीं बना तो जो उसके प्रोसीजर हमने ऑडिट प्रोसीजर कैसे कह सकते हैं। तो ऑडिट प्रोसीजर 3 ही है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर का कंबाइंड नेम क्या है, फर्दर। वो कहता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करने में मटेरियलिटी यूज होती है। ये कंसेप्ट हमने पहले कहीं पढ़ा हुआ है, बता सकते हैं किस जगह पढ़ा है, फिर रिपीट कर दूं, पहले सोए हुए थे क्या। वो ये बता रहा है हमें कि मटेरियलिटी का कंसेप्ट कहां कहां यूज होता है, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट में, रिपोर्टिंग में, ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हुए। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस में 2 एग्जांपल दे रहा है। पहली एग्जांपल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरी एग्जांपल के टू डिटरमिन नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यानी मटेरियलिटी की बेस पे डिसाइड किया जाता है कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे। यही बता रहा है ना, ये कंसेप्ट हमने इससे पहले कहां पढ़ा है जी, 3rd चैप्टर में। 3rd चैप्टर में किस जगह पढ़ा था, नहीं इतना थोड़ी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो भाई ये सिर्फ बता देना कि ये ऑडिट रिपोर्ट में से आया, काफी थोड़ी है, लिखना पड़ेगा उसके आगे। हमने कंसेप्ट पढ़ा था सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एविडेंस। उसमें पढ़ा था कि सफिशिएंसी क्या होती है, इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस विच इज इफेक्टेड बाय 5 आइटम्स थे। जो स्टूडेंट उन 5 में से 4 बताएगा 50 रुपए इनाम, 50 रुपए इनाम। जी हाथ उठाइए, पहले पूछा क्या मैंने कि हमने चैप्टर 3 में सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस पढ़ा था कंसेप्ट। ये भी पढ़ा था कि सफिशिएंसी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। 5 फैक्टर्स थे, 4 बताने को इसे। जी मेरे भाई, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रोसीजर कम, ठीक है। और मटेरियलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ आइटम, शाबाश। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्वालिटी ऑफ, भाई ये किताब तो नहीं खोली हुई ना, किताब खोली हुई है जी। ये वही सफा है, ये देख भाई जरा, वही सफा है, ये वही सफा है।
चल भाई 100 रुपए इसकी जेब से निकाल। मैं भी कभी फटफट सुना रहा है, ऐसा तो कभी आज तक नहीं हुआ। अच्छा, तो वहां पे इन्होंने एक कहा मटीरियलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी, तो इसका मतलब है मटीरियलिटी सफिशिएंसी को इफेक्ट करती है। ज्यादा मटेरियल आइटम ज्यादा प्रोसीजर, कम मटेरियल आइटम कम प्रोसीजर। याद है ये कंसेप्ट? यहां पे दोबारा वही कंसेप्ट सिखा रहा है कि मटेरियलिटी यूज की जाती है प्रोसीजर की एक्सटेंट डिसाइड करने में। ठीक है, वही कंसेप्ट आ गया ना। तो मटेरियलिटी के यूजेस क्या है? दो, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज और दूसरा रिपोर्टिंग स्टेज। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस की दोनों एग्जांपल समझ आ गई। आगे चलते हैं रिपोर्टिंग स्टेज के ऊपर। कहते हैं रिपोर्टिंग स्टेज यानी ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हुए क्या उस वक्त मटेरियलिटी कंसीडर करेंगे? हम कहेंगे भाई उस वक्त तो सबसे ज्यादा अहम होती है। क्यों नहीं करेंगे? किस लिए? इसलिए देखें कि जो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स हैं उनका एग्रीगेट मटेरियल है कि इमटेरियल। अब पता है रिपोर्ट में साइन करने से पहले देखते हैं मिस स्टेटमेंट इमटेरियल के मटेरियल, तो मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया होगा तो देख सकेंगे ना। ठीक है, और फिर ये डिसाइड करने में कि हमने ओपिनियन कौन सा देना है। ये दोनों चीजें वैसे इंटर रिलेटेड है, इसीलिए उसने इकट्ठा एक ही रिपोर्टिंग स्टेज के अंदर लिखा हुआ दोनों कि हमने मटेरियलिटी लेवल को रिपोर्टिंग स्टेज पे किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये देखने के लिए कि मिस स्टेटमेंट्स का इफेक्ट इमटेरियल है कि मटेरियल, और ओपिनियन डिसाइड करने के लिए कि अगर इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है अनमोडिफाइड ओपिनियन, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है क्वालिफाइड। भाई समझ आ गया कंसेप्ट? तो मटेरियलिटी कब यूज की जाती है? प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज पे भी, रिपोर्टिंग स्टेज पे भी। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस स्टेज पे किस लिए? रिस्क असेसमेंट के लिए, प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए। रिपोर्टिंग स्टेज पे किस लिए? मिस स्टेटमेंट का इफेक्ट देखने के लिए इमटेरियल के मटेरियल, और दूसरा ओपिनियन डिसाइड करने के लिए कौन सा देना है। नेक्स्ट, रिवीजन। एक दफा मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट कर लिया, क्या उसको रिवाइज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। न कब किया जा सकता है? वो कहता है जब आपके पास न्यू इंफॉर्मेशन आ जाए, यानी गौर से सुनिएगा, वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे मटेरियलिटी कैलकुलेट की थी, अगर वो इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए तो आपका मटेरियलिटी लेवल भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखें, हमने मटेरियलिटी लेवल किस इंफॉर्मेशन की बेस पे कैलकुलेट की? इस इंफॉर्मेशन की बेस पे कैलकुलेट की। अगर कोई न्यू आइटम्स, न्यू इंफॉर्मेशन की वजह से ये चेंज हो जाए तो क्या हमारा मटेरियलिटी लेवल भी चेंज नहीं हो जाएगा? एग्जाम्पल सुने। पहली एग्जाम्पल, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। चेंज इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी। आप राइस का ऑडिट करने के लिए आए, आपने कहा जी मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके सामने है और मैनेजमेंट आपको कह रही है सर हम तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं, हम तो दिन रात फरोगे म्यारे तालीम के लिए कोशा हैं, तो हम तो मुआशरे की खिदमत कर रहे हैं, हमारा मकसद है मुनाफा कमाना तो हरगिज नहीं। आपने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा बेंचमार्क क्या होना चाहिए? प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट्स, टोटल एक्सपेंस, टोटल लायबिलिटीज, इक्विटी, जो भी आपको मुनासिब लगा वो बेंचमार्क सेलेक्ट किया, 1% से मल्टीप्लाई किया, आपने कहा ये मटेरियलिटी लेवल। 3-4 स्टूडेंट्स का सैंपल सेलेक्ट करके फीस देखी और आपने कहा ओह ये तो इतनी ज्यादा फीस ले रहे हैं, नहीं ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। बताएं नई इंफॉर्मेशन आने से आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तो बताइए अभी भी मटेरियलिटी लेवल इसी बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे कि अब चेंज कर देंगे? रिवाइज हो गया। अगली एग्जांपल, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम बजट और ड्राफ्ट। कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चेंजेस आ जाए, देखिए जब हम ऑडिट करते हैं तो कुछ ना कुछ मिस स्टेटमेंट सामने आती रहती हैं और तकरीबन हर मिस स्टेटमेंट के बाद प्रॉफिट चेंज होता है, प्रॉफिट का इफेक्ट आता है ना, मिस स्टेटमेंट, हर मिस स्टेटमेंट प्रॉफिट। अगर तो प्रॉफिट थोड़ा बहुत चेंज हो
तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट चेंज आ जाए तो बताइए, जब एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो पहले ड्राफ्ट बना था, एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाए, प्रॉफिट की फिगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो जाए, तो हमारा मटीरियलिटी लेवल जो प्रॉफिट की बेस पे कैलकुलेट किया था, बताइए वो भी चेंज हो जाएगा कि नहीं? वो भी चेंज हो जाएगा। तो फिर बताएं, क्या मटीरियलिटी लेवल एक दफा कैलकुलेट कर लिया रिवाइज हो सकता है? कब हो सकता है? जब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी चेंज हो जाए ऑर्डर की। दो एग्जांपल दे रहा है, पहले रूल बता रहा है कब होगा, जब न्यू इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और राइटर की ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जिसकी बेस पे असेसमेंट की थी वो चेंज हो गई। पहले रूल बताया, फिर दो एग्जांपल दे रहा है। पहली एग्जांपल क्या है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी चेंज हो गई। दूसरी एग्जांपल क्या है? एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हो गई ड्राफ्ट से। अच्छा, रिवीजन होगी मटेरियलिटी। मुझे बताइए, क्या मटेरियलिटी रिवाइज होने का हमारे ऑडिट पे कोई इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। बताइए, क्या आपको ये लाइन लिखाई है मैंने कभी कि रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है? ये कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है लिखवाई है, और कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है नहीं लिखवाई? और बाकी स्टूडेंट्स क्या है, क्या है, जिंदा लाशें है ना, आते हैं आके बैठ जाते हैं और फिर चले जाते हैं। नहीं, हाँ, चैप्टर 3 में लिखवाई ना रिस्क और मटेरियलिटी का, नहीं लिखवाई तो अभी लिख लें, अभी लिख लें। हाँ लिखें, हाँ, ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आवे, और ये काम आवेगी आगे चल के। फिर आपने हफ्ते बाद कहना सर नहीं लिखवाया। रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये लिखना भाई, आगे लिखना। दो लफ्ज इंग्लिश में लिखे, दो उर्दू में लिखे, और आगे सोच में पड़ गया आगे कि हिंदी में कैसे लिखूं मैं। तो फटाफट लिख। रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब देखें, मटेरियलिटी रिवाइज हुई, क्या रिस्क भी रिवाइज हो जाना चाहिए? और रिस्क रिवाइज हुआ तो क्या प्रोसीजर भी रिवाइज हो जाना चाहिए कि नहीं? अब रिस्क और मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है, तो रिस्क और प्रोसीजर का भी तो कोई रिलेशनशिप है। वो क्या है? पॉजिटिव, रिस्क ज्यादा प्रोसीजर ज्यादा, रिस्क कम प्रोसीजर कम। तो अगर मटेरियलिटी रिवाइज होगी, क्या रिस्क भी रिवाइज होगा कि नहीं होगा? प्रोसीजर भी रिवाइज होंगे कि नहीं होंगे? एक और चीज रिवाइज होगी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। ये क्या होती है सुन लें। आपको बताया था हर चीज समझने वाली नहीं होते, ये वही वाली चीज परफॉर्मेंस। एंड पे समझाना है आखिरी लेक्चर में। ये ऐसे छोटे मोटे जो स्पीड ब्रेकर होते हैं ना, हमारे स्पीड ब्रेकर हम उन्हें कहते हैं, आखिरी लेक्चर में जिसमें कोई नहीं आता होता है, 2-4 स्टूडेंट के अलावा, उस लेक्चर में परफॉर्मेंस मटेरियलिटी समझाऊंगा। ठीक है, आई के आपने 2 दफा पूछा हुआ है। अभी फिलहाल सिर्फ कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है मटेरियलिटी का छोटा बच्चा, मटेरियलिटी का परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। तो बताइए, अगर मटेरियलिटी रिवाइज हुई, क्या हमारे ऑडिट पे इसका इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्या इफेक्ट होगा? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिवाइज होगी, रिस्क भी रिवाइज होगा, प्रोसीजर भी रिवाइज होंगे। फिर कहता है, क्या मटेरियलिटी आपको डॉक्यूमेंट करनी चाहिए कि बस कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया काफी है? कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लिया काफी नहीं है, तो फिर एग्जाम में क्यों नहीं सॉल्यूशन में लिखते आप मटेरियलिटी लेवल की कैलकुलेशन? क्यों नहीं लिखते? अच्छा लिखते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, वहां पे सिर्फ मटेरियलिटी की फाइनल फिगर लिख देंगे एग्जाम में कि उसकी कैलकुलेशन भी शो करवाएंगे? तो प्रैक्टिकली भी शो करवानी चाहिए। कहता है बिल्कुल, मटेरियलिटी भी डॉक्यूमेंट करो, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी छोटा बच्चा भी डॉक्यूमेंट करो, और क्या करो, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन यानी फार्मूला। ये क्या है? ये फार्मूला, फार्मूला भी डॉक्यूमेंट। और अगर रिवीजन आ जाए तो भी डॉक्यूमेंट करो। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट तो सिंपल है जी। भाई कुछ समझ आई आपको? नहीं, कोई समझ नहीं आई, कुछ नहीं। जो भी कंसेप्ट जब तक हमने पास्ट पेपर के क्वेश्चन करके वैल्यूएट ना किया, तब तक कंसेप्ट हमें समझ नहीं आया। तो आ जाए जरा पास्ट पेपर के क्वेश्चन की तरफ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव
पेज 78, क्वेश्चन नंबर 10, पेज 78, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा ISA 320 materiality in planning and performing an audit provides guidance on the concept of materiality in planning and performing an audit। पता नहीं क्या कर, स्टार्टर होता है ये लाइन, ठीक है, वो हमें तैयार कर रहा है कि ये भाई मटीरियलिटी में से क्वेश्चन पूछने लगा हूं, असल चीज रिक्वायरमेंट है। कह रहा डिफाइन मटीरियलिटी एंड डिटरमिन हाउ द लेवल ऑफ मटीरियलिटी इज असेस्ड। जी मेरे भाई आप बताइए, इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि दो है? एक में कह रहा है मटीरियलिटी एंड, हाँ मटीरियलिटी, दूसरे में कैसे असेस कर। जी जब हम, आप बताइए, मटीरियलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे, एंड पे ये वाली लाइन लिखना जरूरी है कि नहीं? मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज एज वेल एज नेचर, बिल्कुल जरूरी है। अच्छा अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, हाउ मटीरियलिटी इज असेस्ड? क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया जिक्र करें, क्वालिटेटिव करें कि दोनों? दोनों करेंगे। क्वेश्चन 11 पे आ जाए, और ये तो ICAP का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 ICAP के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी लेवल रिक्वायर्स प्रोफेशनल जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर। ये स्टार्टर लाइन होती है उसकी, ये तैयार कर रहा है मैं कि भाई मैं मटीरियलिटी में से क्वेश्चन पूछने लगा हूं। हमने कहा ठीक है, हो गए तैयार। अब कह रहा है ए, ब्रीफली डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मटीरियलिटी इन फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ ऑडिट। प्लानिंग स्टेज, एक नंबर के साथ हो जाए। प्लानिंग स्टेज कौन सी वाली? प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस की रिपोर्टिंग। अच्छा एक नंबर का क्वेश्चन है, एक पॉइंट लिखे के दो लिखे? एक ही बहुत है। क्यों? दूसरा पॉइंट लिखते हैं मौत पड़ती है, क्या मसला है? क्या जल्दी जाना है घर? फिर कौन बोला था भाई? मैंने आपको बताया जब खुद से मार्किंग करनी है, आपने बताया ना, स्टूडेंट आते हैं सर मैंने खींच खींच के नंबर लगाए अपने पेपर के, अब 62 नंबर बन रहे हैं फिर भी। अब चेक होता है पेपर, रिजल्ट आता है तो पता चलता है 26 नंबर है। 62 नंबर कैसे मिले होते हैं? वो इसी तरह मिले होते हैं। वो अब मार्किंग स्कीम में उसने पॉइंट का आधा मार्क एलोकेट किया होता है, वो एक नंबर लगा के आ जाते हैं। फिर कहते हैं सर खींच खींच के मैंने मार्किंग की अपने। तो कभी कभार एक नंबर भी, एक पॉइंट का एक नंबर भी हो सकता है, लेकिन आधा भी हो सकता है, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम है तो हमें दोनों पॉइंट लिखने चाहिए एक नंबर के साथ। हाँ अगर टाइम नहीं है, घर जल्दी जाना है, तो फिर एक ही लिख दे, वरना कोशिश क्या करनी है? ज्यादा लिखने में नुकसान नहीं है, कम लिखने में है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग स्टेज कहता है, रिपोर्टिंग स्टेज पे बताओ। क्लियर? बी, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ मटीरियलिटी शुड बी डॉक्यूमेंटेड बाय एन ऑडिटर इन द वर्किंग पेपर्स। क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है मटीरियलिटी के लिए? मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन, रिवीजन का अगर कोई हुई मटीरियलिटी या परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। क्वेश्चन 12, ये भी ICAP के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, 34(2) कह रहा है अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिस्ट एनी 4 बेंचमार्क्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन मटीरियलिटी एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। टोटल रेवेन्यू, टोटल चौथी नहीं बताई, चर्च पी के आए हो घर से। चौथी नहीं बताई, ये टोटल लायबिलिटीज बताया नहीं था, इक्विटी बताया नहीं था, लिखा नहीं था, लेकिन बताया था। आगे चलते हैं 13, ये भी ICAP के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, 110 पार्ट बी। करेक्ट कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इज फंडामेंटल टू द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एंड इज कवर्ड बाय ISA 320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मैटर्स दैट आर इमटीरियल आर नॉट रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सही बातें कर रहा है, लेकिन ये स्टार्टर है, हमें क्या बता रहा है? भाई मैं मटीरियलिटी में से क्वेश्चन पूछने लगा हूं। हम कह रहे हैं भाई पूछना, कहता अच्छा ये ले। कह रहा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ, बाज़ औक़ात ये शुरू की लाइनें होती हैं, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं होता। कह रहा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मटीरियलिटी, मटीरियलिटी का कंसेप्ट एक्सप्लेन करो। क्या पूछ रहा है? एंड वाली लाइन लिखेंगे क्या नहीं? अच्छा, फिर डिस्क्राइब हाउ मटीरियलिटी इफेक्ट्स द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बाय ऑडिटर।
हाउ मटीरियलिटी इफेक्ट्स द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बाय। यहां पे मुझे ये बताइए, हैं तो यूजेस, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सिर्फ प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस वाली बात लिखेंगे, और कितनों का ख्याल है दोनों लिखेंगे? दोनों। 14 पे आ जाए। कह रहे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट्स नीड टू बी कंसीडर्ड। सही कह रहा है ना, रिक्वायरमेंट इस लाइन में तो कोई नहीं है। हाँ, हमें सिर्फ बता रहा है भाई, मैं मटीरियलिटी में से क्वेश्चन पूछने लगा हूं। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ क्वालिटेटिव मिसस्टेटमेंट्स। स्टूडेंट 4 एग्जांपल दें। तो स्टूडेंट कहने लगा सर 4 एग्जांपल, बाकी की तो 3 ठीक है, ये जो 4th वाली एग्जांपल है ये तो बहुत बड़ी है, ये तो बहुत बड़ी है। मैंने कहा भाई ये 4 एग्जांपल नहीं है, ये 8 एग्जांपल है। कहने लगा सर कसम ले लीजिए मेरे से, जो मेरे पास किताब है उसमें 4 एग्जांपल्स हैं। तो मुझे बताइए ये 4 एग्जांपल्स हैं कि 8 है? 8 है। ये जो ऊपर वाला है ना, ए मिस स्टेटमेंट विच इज स्मॉल इन साइज बट, ये हर एक पहले फैक्टर के साथ है। ये तो सिर्फ याद करने में आसानी हो, इसीलिए वो जो मैथ में होता था ना कॉमन चीज, वो ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते थे। मैथ होता ना सिंप्लीफाई करने के लिए, ये वो साइंस लगाई है बस मैंने। इसका मतलब है 4th पॉइंट क्या होगा हमारा? 4th पॉइंट होगा ए मिस स्टेटमेंट विच इज स्मॉल इन साइज बट कन्वर्ट्स ए लॉस इनटू प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। 5th पॉइंट क्या होगा? ए मिस स्टेटमेंट स्मॉल इन साइज बट टेक्स फाइनेंशियल फिगर बिलो ए सर्टेन थ्रेशोल्ड। 6th पॉइंट क्या होगा? मिस स्टेटमेंट स्मॉल इन साइज बट इफेक्ट्स की रेशियो। 7th क्या होगा? और 8th क्या होगा? अब समझ आई आपको? क्वेश्चन 15 पे आइए। क्वेश्चन 15 वो भी कह रहा है 4 है। अच्छा 15 क्वेश्चन, ये भी आई कैप के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन आ रहा है। तो सारे क्वेश्चन ही आई कैप के क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं तकरीबन। 24 भी क्या कह रहा है? कह रहा है एट असेसमेंट ऑफ मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क मे बी डिफरेंट एट टाइम ऑफ इनिशियली प्लानिंग द एंगेजमेंट फ्रॉम एट द टाइम ऑफ वैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। कहते हैं मटीरियलिटी लेवल रिस्क चेंज हो सकता है प्लानिंग के बाद कुछ और हो और बाद में कुछ और हो जाए। इस लाइन में कोई रिक्वायरमेंट है? वो हमें सिर्फ तैयार कर रहा है ज़हनी तौर पे। भैया मैं कोई मटीरियलिटी और रिस्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगा हूं। ब्रीफली डिस्क्राइब द रीजन विच में लीड टू सच ए चेंज इन ऑडिटर असेसमेंट। वो कह रहा है रीजन बताओ कि ऑडिटर की असेसमेंट क्यों चेंज हो सकते हैं मटीरियलिटी और रिस्क के हवाले से। जब पहले उसे रूल बता देंगे कि न्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और 2 एग्जांपल्स भी लिख देंगे। 16 Sajjad is the audit senior on the audit of Hamid Limited. Upon his manager's instructions, Sajjad had determined the acceptable materiality level to be rupees 10 million at the initial planning stage. कह रहा पहले किया 10 million materiality level। फिर however at time of evaluating the result of audit procedure carried out at the interim stage, he has reduced the materiality level for rupees to rupees 7.5 million। पहले 10 million था, अब 7.5 million कर दिया। तो कर सकता है कि नहीं? रिक्वायरमेंट में कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉजेज विच मोटिवेटेड सज्जाद टू रिड्यूस। रिड्यूस को अंडरलाइन करें। उसने ये नहीं कहा टू चेंज द मटीरियलिटी लेवल, रिड्यूस। तो किन रीजंस की वजह से रिड्यूस किया होगा? क्या रीजन हो सकते हैं भाई? यही रीजन हो सकती है ना, ठीक है? रिड्यूस हो या इंक्रीज हो, रीजन यही होंगी। लेकिन इफेक्ट ऑन प्रोसीजर क्या होगा? अगले में ये कह रहा है डिस्क्राइब द इंपैक्ट ऑफ रिडक्शन इन मटीरियलिटी। रिडक्शन को अंडरलाइन करें। का इंपैक्ट मटीरियलिटी लेवल ऑन ऑडिट रिस्क एंड ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड। कह रहा बताइए इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे मटीरियलिटी लेवल, ऑडिट रिस्क और प्रोसीजर पे। अब देखिए अगर वो कहता ना मटीरियलिटी लेवल रिवाइज हो गया, इफेक्ट क्या होगा? हम कहते अच्छा मटीरियलिटी रिवाइज हो गया, चलो रिस्क भी रिवाइज कर दो और प्रोसीजर भी रिवाइज कर दो। लेकिन अब उसने कहा मटीरियलिटी लेवल रिड्यूस किया। जब वो हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दे स्पेसिफिकली, तो हमने आंसर को भी स्पेसिफिक करना है। हाँ, अब क्या लिखेंगे? मटीरियलिटी लेवल रिड्यूस हुआ तो रिस्क क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा और प्रोसीजर भी इंक्रीज होंगे।
क्लियर। अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी पूछता तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी चूंकि मटेरियलिटी का बच्चा है तो मटेरियलिटी रिड्यूस तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी रिड्यूस। कुछ समझ आए क्वेश्चन। चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट